सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया। जो ताहयात नाअहली वाला मामला था, अब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है और 7 रुकनी बेंच ने ये फैसला आज सुनाया है। 5 जनवरी को इसको महफूज किया गया था और अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फैसले के मुताबिक अब सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। ये बड़े अहम रिमार्क्स आज फैसले में सामने आए हैं। और समीउल्लाह बलोच का फैसला कलअदम करार दे दिया गया, उसको ओवर रूल आज अदालत की जानिब से कर दिया गया। 6-1 का तनासुब रहा जिससे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया और जस्टिस याया आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया था। अब ताहयात नाअहली केस का ये जो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें आर्टिकल 62(1)(f) की जो तशरीह है उससे मुताल्लिक ये कहा गया कि इसको आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता है। और इलेक्शन एक्ट के तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो बड़ी वाज़ेह है कि वो 5 साल है और उसे अब मज़ीद परखने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है और उसी पर आगे ये मामला चलाए जाएंगे। चूँकि जो ताहयात नाअहली 2 बड़े सियासतदानों की थी अब वो ख़त्म हो चुकी है और अब वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पा चुके हैं। तो ये आज के इस फैसले की जो इंपॉर्टेंस है उसको मुख्तलिफ सियासी जमातें कैसे देख रही हैं, ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो सियासी प्रोसेस है, उसके लिए ये कितना हेल्पफुल साबित होगा। और फिर जो इलेक्शन होने हैं, आज हम पूरे 1 महीने की दूरी पर हैं। जो एक माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, उनमें कहीं कोई कमी आ रही है या नहीं आ रही, सूरत हाल उनके लिए बेहतर होने जा रही है या नहीं होने जा रही, इस पर गुफ्तगू करेंगे। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सब आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फैसले पर राय, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, नाअहली उनकी ख़त्म हो गई, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली ख़त्म हो गई। अब इस फैसले के तहत किसी सियासतदान को सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल नहीं होना पड़ेगा। वो एक 5 साल की जो टर्म है इलेक्शन एक्ट में उसकी बहाली हो गई है। तो क्या कहेंगे इस फैसले पर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब पहले दिन से मौक़िफ़ था और आज दिन तक ये है कि 62(1)(f) आइन का ना हिस्सा होना ही नहीं चाहिए सिरे से। ये जनरल ज़िया-उल हक ने डाला था पीपल्स पार्टी के मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी आगे आए। और वो अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर भी, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत हमने तरमीम ज़रूर की थी, लेकिन बहसूरत वो रहा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि अगर कत्ल करें, आप रेप करें, आप टेररिज्म करें तो अब 5 साल की नाअहली है। और अगर फॉर्म में गलती से कोई एक चीज़ रह गई आगे पीछे, ज़रूरी भी नहीं है कि आपके जो है आप दानिस्ता तौर पे वो किया हो, उस पर आप सारी ज़िंदगी के लिए दीवार हो जाते हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से। ये बहुत ज़्यादती थी, ये मेलाफाइडे था। ये जजमेंट जो आई थी वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में और एक रीज़न की वजह से आई थी। और मेरा ख्याल है कि एक हद तक एक नाइंसाफ़ी को रिवर्स किया गया है। ये पार्लियामेंट ने एक हद लगा दी कि 5 साल से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो फिर सिर्फ एक जजमेंट के थ्रू आप पूरे आइन को जो है इस तरह से इंटरप्रेट करना अलग बात होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आपके ख्वाहिशों के मुताबिक तो नहीं होती, अपने आइन और कानून के मुताबिक होती है। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, चाहे उसके बेनिफिशियरी वो लोग हों जो कि हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जो उसूली तौर पे बात है उसको जो है मानना चाहिए कि ये इतना हद तक हुआ है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा जाके इसमें और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस आएंगी और ये जो सब्जेक्टिव किस्म की डिस्क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी आइन से निकाल दी जाएंगी। और सिर्फ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस थी विद सम मॉडिफिकेशंस वही रहेंगी, उससे आगे नहीं। और नवीद साहब, ये इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चंद दिन भी डिले हो जाता, ताख़ीर का शिकार होता, तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान थे फिर जिनके कागजात नामजदगी पिछले फैसलों की बुनियाद पर या जो पिछली 62(1)(f) की एक तशरीह थी उसकी बुनियाद पर फिर रिजेक्ट हो सकते थे। तो ये टाइमली ये फैसला आना और ऐसे मौके पर आना कि इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं जो कि इसकी जद में पहले आए हुए थे या आ सकते थे, तो वो भी अब इलेक्शन प्रोसेस के लिए वो अहल करार दे दिए गए। तो बड़ा टाइमली इलेक्शन से 1 माह पहले इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहली चीज़ थी कि कोर्ट के भी नज़रों में ये बात थी
और कोर्ट ने बल्कि सीजे ने बार बार ये बेंच से कहा कि जी हम चाहते हैं कि इस चीज़ का फैसला टाइमली हो जाए, ताकि आरओज बैठ के अपने सवाबदीद पे फैसले वन वे और द अदर ना करें। एक पूरे मुल्क में एक उसूल होना चाहिए। तो ये जजमेंट की टाइमिंग उस लिहाज से ठीक है कि कम से कम अब इबाम कोई नहीं रहेगा। सबको पता है कि अगर आपकी 621F में नाअहली हुई है और उसको 5 साल गुजर चुके हैं, तो फिर आपकी नाअहली ख़त्म हो गई है। और इसके बेनिफिशरीज औरों के अलावा 2 नाम तो आप ले रहे हैं, लेकिन किसी पॉइंट पे जाहिर है कि इमरान खान साहब भी हो सकते हैं और पार्टियां भी हो सकती हैं। सो हम उसको नैरो एंगल से ना देखें, पर वाइडर एंगल से देखें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और आज कुछ जो करेक्शन हुई है उसको वेलकम करना चाहिए। और नवीद साहब, चूंकि इस वक्त इलेक्शन में ज़ाहिर है आप लोगों का जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून से ही है, चूंकि वो भी एक बड़ी जमात है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त नून लीग को ही पहुंचने जा रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ अब ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन में भी वो बताएंगे, इस फैसले का हवाला देंगे कि मैं इससे पहले भी वो बता चुके हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई और मुझे ताहयात नाअहल नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस 1 महीने में अब इसका कितना फ़ायदा नून लीग उठा सकती है, चूँकि उन्हें भी कैंपेन में जाना है, अभी पब्लिक में जाना है, आप लोग भी पब्लिक में मौजूद हैं और इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा नून लीग को आप होता हुआ देखिए नून लीग को उस हद तक तो होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उस लिहाज से ख़त्म होगी और भी लॉज जो चेंज हुए हैं वो उनको उस लिहाज से बेनिफिट देने के लिए हुए हैं। लेकिन आया ये बयानिया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, वो कितना बिकेगा, कितना लोग इसको जो है बजाय इसके किसी मंशूर या प्रोग्राम या फ्यूचर के होप के हिसाब से देखें, अगर हम सिर्फ माजी के बेसिस पे इन चीज़ों को देखेंगे तो नाइंसाफियाँ तो पीपल्स पार्टी से और ज़्यादा हुई है। हमारे एक लीडर फांसी हुआ, एक लीडर को रोडों पे शहीद कर दिया गया और बाकी जो भी चीज़ें हुई। तो नाइंसाफ़ी की जब हम बात करते हैं फिर तो हिस्ट्री इस चीज़ का फैसला करेगी कि किसके साथ हुई या किसके साथ नहीं हुई। और नवीद साहब, पिछले 3-4 माह में भी पीपल्स पार्टी मुस्तकिल ये क्लेम करती रही है जब से निगरान हुकूमत आई, इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ और उससे इलेक्शन की डेट के ऐलान से पहले भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो अभी उस हवाले से मामलात क्या अब सेटल हैं, बेहतर हैं, या जितनी फील्ड अवेलेबल है उसी पर जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने हालात से, या फिर जो रिजर्वेशन थी आपकी वो अब ख़त्म हो गई हैं, अब सेट हो गया मामला? नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं ख़त्म हुई और जो बेसिस था वो आपको भी पता है कि जो सहूलतकारी दी जा रही थी PMLN को, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस से तो हम किसी सूरत में भी नहीं निकल सकते ना। ठीक है, हम आगे बढ़ गए उस बात से, लेकिन जो हमारा शिकायत थी वो तो हमने रिकॉर्ड पे रखी और वो रहेंगी रिकॉर्ड का हिस्सा। लेकिन हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने लोगों के पास जाना है, हमने लोगों से अपनी प्रोग्राम के बेसिस पे बात करनी है और सिर्फ रोना तो नहीं रोते रहेंगे कुछ लोगों की तरह। अच्छा, तो अब ज़ाहिर है आप लोग लोगों में जा रहे हैं और हम नज़र भी आ रहा है हमें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, ख़ुद उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, कराची को उन्होंने मिस किया है। और दूसरी तरफ हम नून लीग का जो स्टाइल देख रहे हैं वो ज़रा कैलकुलेटेड होकर वो सियासी जमातों से मिल रहे हैं, आवाम में वो बाद में गए और अभी उस तरीके से उनकी टॉप लीडरशिप आवाम में गई भी नहीं है कि वो रेगुलरली आप लोगों की तरह जा रहे हो। तो ये मुख्तलिफ अंदाज़ जो आप लोगों का है, इसमें आप कौन से अंदाज़ को बेहतर देख रहे हैं कि वो कैलकुलेटेड तरीके से वो अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं, और अब आपके पास जो ऑप्शन है वो सरप्राइज़ देने का ऑप्शन है कि पब्लिक अगर आपके साथ है और आप इलेक्शन डे पर सरप्राइज़ कर सकें, तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सी वाली इस वक्त बेहतर आपको लग रही है दोनों में से? पहली चीज़ तो ये कि हम किसी कंधों पे चढ़ के नहीं आ रहे, हम अपने जोर बाजू पे अपने लोगों को अट्रैक्ट करके ही इलेक्शन में कामयाबी लेंगे। तो हम वो स्ट्रेटजी तो अडॉप्ट ही नहीं कर सकते कि जो की जा रही है PMLN की तरफ से या कुछ और पार्टीज की तरफ से। हमने छीननी है ये चीज़ें, जो भी प्लान्स बने हैं उसके बावजूद हमने जाना है, फील्ड में जाना है और फील्ड का जो बैकलैश है वो इस पूरे प्लान और प्रोग्राम को जो है वो अपसेट कर सकता है। तो हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे पास इतना मवाद है कि हम अपनी स्टोरी बताएंगे और उसके बेसिस पे जीतेंगे, ना कि ये कि हम किसी और के सहारे पे जीतें।
अच्छा, लेकिन नवीद साहब ये दो तीन पार्टीज जब मिलकर कोई इलेक्शन लड़ती हैं या कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट्स करती हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए फिर एक पार्टी को एक बड़ी तगड़ी कैंपेन चाहिए होती है, बड़ा तगड़ा मंशूर चाहिए होता है। तो ये आप लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज करेगी, वो ये भी कह चुके हैं कि हम हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे, जबकि दूसरी तरफ हम इतनी ज़्यादा तैयारी देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हमने जो है किसी अलायंस का हिस्सा बन के नहीं जाना। ये एक अच्छी तरह से सोच समझ के ये फैसला किया गया, क्योंकि जो मुश्किलात इस वक्त उन लोगों के लिए आ रही है ना, जो कि उनको अभी तक टिकटें जो हैं वो फाइनल नहीं कर पा रहे, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद कौन सी पार्टी, ज़ाहिर है कि अगर PMLN पंजाब में फॉर्मर PTI मेंबर्स को साथ मिलाती है तो वो सब क्लेम करेंगे कि हमारी तो जो है हम इनकम्बेंट से हमारी सीटें हमें वापस करो। तो फिर PMLN सोचती है कि ये हमारा जो है वो होम ग्राउंड है, तो इसमें हम नहीं कंसीड कर सकते। तो ये मुश्किलात हैं। तो और सेकेंडली ये क्या प्रोग्राम है जो कि दे रहे हैं? सिर्फ ये कह देना कि हमने जो है वो PTI छोड़ दी और अब हम आपके साथ हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ ना। PTI में आप कैसे आए हो, कैसे जीत के आए, 2018 की कहानी सारी सामने है और ये PMLN को भी पता है। और आज जो है वो स्टोरी वो अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने लिए, ये भी उसके बेसिस पे क्या होगा। और जो लोग PTI के सपोर्टर्स थे और डिस्कंट्रोल्ड हैं कि हमें पूरी तरह से मौका नहीं मिल रहा, वो क्या रिएक्शन देंगे, ये तो फिर इलेक्शन टाइम पे पता चलेगा ना। तो नवीद साहब, इस वक्त पीपल्स पार्टी में नजर आ रही है क्या PDM के साथ? जब आप हुकूमत में शामिल थे, PDM हुकूमत के आप भी इत्तेहादी थे, तो वो आप PDM में तो शामिल नहीं थे, हुकूमत में शामिल थे इत्तेहादी के तौर पे, तो वो क्या तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, वो नाखुशगवार तजुर्बा रहा जो अब आप इस वक्त सिंगल आउट नजर आ रहे हैं और बाकी PDM की जमातें तकरीबन वो सब सीट एडजस्टमेंट्स की बातें कर रही हैं, एक डायलॉग में भी वो हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि वो सब साथ मिलकर बैठेंगे तो पाकिस्तान के मसले हल होंगे। मौक़िफ़ आपका भी है, लेकिन आप लोग अलहदा कैंपेन कर रहे हैं और वो सब फिर मिलकर सीट इस वक्त बात कर रहे हैं, तो वो तजुर्बा क्या बेहतर नहीं था माजी का? नहीं, देखिए, बात सारी ये है कि इलेक्टोरल अलायंस और पार्लियामेंट्री कोलिशन दो अलग चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का ये नहीं कहना कि हम किसी के साथ भी कोलिशन में नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे, हम ये हौच-पौच किस्म की चीज़ नहीं प्रेजेंट करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि PMLN और MQM के प्रोग्राम्स में क्या हम आएंगी है, मुशाबहत है, या GDA फॉर दैट मैटर और whoever else। तो ये तो एक इम्प्रेशन देने के लिए कि हम इतनी सारी पार्टियां इकट्ठे हो गई हैं, तो उससे तो क्या फर्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इन्हीं लोगों का मुकाबला किया है, चाहे वो लेवल A हो या लेवल B हो या लेवल C हो। तो लेवलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तो वही होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई फायदा होगा, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि इस वक्त का तजुर्बा तो दिखा रहा है कि नुकसान हुआ। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन में कौन कितनी सीटें लेके आता है, कौन लीड करेगा और कौन किस तरह से कोलिशन, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि लाइकलीहुड ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी। तो उसमें कौन कौन उसका हिस्सा होंगे नहीं होंगे, ये पोस्ट इलेक्शन बातें हैं। लेकिन इस वक्त इलेक्टोरल अलायंस जो है वो करना हमारे हक में नहीं है। लेकिन अभी साहब, ये अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो फिर वही मुश्किलात और वही मसाइल सामने आएंगे जो कि इससे पहले PDM की हुकूमत में देखे कि जब डिसीजंस होंगे तो फिर उसको ओन करने की, उसकी ओनरशिप की कमी हमें नज़र आएगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मसाइल थे कि उनका ये कहना होता था कि जो दूसरी हमारे इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर हमारे पास सिंगल मैंडेट नहीं है, इतना बड़ा मैंडेट नहीं है कि हम अनपॉपुलर डिसीजंस ले सकें और लॉन्ग टर्म में बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो फिर इसका मतलब ये इशूज़, ये मसाइल जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो तो फिर बरकरार रहेंगे अगर किसी एक पार्टी को एक कोई बड़ी मेजॉरिटी नहीं मिलती। तो देखिए, मेजॉरिटी तो किसी को भी मिल सकती है, वो कोई बात नहीं है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस से जो भी जितनी सीटें लेके आता है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट्स भी काम कर सकती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स हमांगी से भी काम कर सकती है, लेकिन पॉलिसीज ऐसी हों जो कि एट द एंड ऑफ द डे सब उससे अग्री करते हो ना। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में भी सक्सेस स्टोरीज भी हैं।
तो ये नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो पीटीआई के टाइम पे थी वैसे ही रही। इट वाज मच डिफरेंट और मच मोर एक्सेप्टेबल दुनिया में फॉरेन पॉलिसी थी। हमारी कई और मिनिस्ट्रीज में, अब एक एक का कहाँ मैं नाम लूँ, तो हमारी टीम भी मजबूत थी और उस लिहाज से कंट्रीब्यूशन भी था। हाँ, ये ज़रूर है कि सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसे हम चाहते थे। अगर हमारी अपनी वाहिद हुकूमत होती तो हम शायद इकोनॉमिक प्रोग्राम भी थोड़ा सा मुख्तलिफ करते और सारी जो डीलिंग्स वगैरह हैं IMF से और दूसरे मुल्कों से वो अलग तरीके से करते। लेकिन बहसूरत क्योंकि कोलिशन थी तो कोलिशन को बरकरार रखने के लिए चीज़ें हुई उस वक्त। अब हाइंडसाइट में भी हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए थी और वही बात हम करते हैं कि जी हम चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हों और उस लिहाज से पब्लिक का फीडबैक भी हमें यही आता है। सही। और नवीद साहब, ज़ाहिर है सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन है वो तो हम पिछले 3 टेन्योर से उसकी एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसको आप अगले 30 दिन में किस तरह से ओवरकम करेंगे? चूँकि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर से लड़ने का फैसला भी इसीलिए किया है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो सके। तो ये 30 दिन इतना वक्त है, इतना मुनासिब वक्त है कि पंजाब में आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो सके, जहाँ पहले ही मुस्लिम लीग नून काफ लीग से भी मिल चुकी है, IPP से भी हाथ मिला चुकी है। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, नॉट नेसेसरली कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो फिर नहीं ख़त्म होता ना, सादिकाबाद पे नहीं ख़त्म होता पाकिस्तान, तो अरेबियन सी तक जाता है, ऊपर से काराकोरम से शुरू होता है। तो हम तो सारे चारों सूबों से अपना अपना हिस्सा लेके आएंगे और वही हम जो है गुलदस्ता पेश करेंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, ये मिथ जो है कि सिर्फ अगर आप लाहौर से कामयाब हैं तो आप मुल्क के वजीर आजम हो सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ये माजी में भी हमने देखा कि ऐसा नहीं है और मुस्तकबिल में भी ये होगा। बाकी लाहौर हमारा शहर है, पंजाब से हमारी अच्छी खासी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसको थोड़ा टाइम में इरोजन हुआ है और हम उसको वापस क्लॉ बैक करके लेने की जो है वो स्ट्रेटजी पे हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अगर नहीं अभी हुई तो नेक्स्ट टाइम होगी। बिल्कुल, लेकिन नवीद साहब KPK और बलूचिस्तान की अपनी जगह पर अहमियत है, बिल्कुल है, लेकिन वो नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से अगर मरकज़ में भी आपको हुकूमत बनानी है तो पंजाब ही ज़ाहिर है असल बैटलफील्ड है। अगर वहाँ कुछ 60, 65, 70 के करीब जो जमात नशिस्तें हासिल करती है तो वो फिर ज़ाहिर है उसकी ओवरऑल नशिस्तें 100 के करीब होती हैं या कोई जमात 100 का हिस्सा क्रॉस भी कर जाती है। तो उस तनाजुर में तो आपको पंजाब में एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी और अगर ये सीट्स आपकी वहाँ पर लिमिटेड रह जाती हैं तो फिर सिंध में, KPK में या बलूचिस्तान में आप जितना ही बेहतर परफॉर्म कर लें वो आप सबसे बड़ी जमात के तौर पर तो नहीं सामने आ सकेंगे फिर। नहीं, देखिए ये एनालिसिस आप जो कर रहे हैं ना कि सिर्फ पंजाब में ही आपको कामयाबी होनी है। हाँ, पंजाब से अपना हिस्सा लें आप, साउथ पंजाब से भी लें, सेंट्रल से भी लें। ज़ाहिर है हमारी कारकर्दगी साउथ में बेहतर रही है माजी में भी और इंशाल्लाह रहेगी। सो ये तो कोलिशन जो हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ इलाकों से वो मिला के फिर हम पार्लियामेंट में लेके जाते हैं ना। ये मोनोलिथिक गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बल्कि मुल्क के लिए डेंजरस है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन को जो लीड करे उसके पास चारों सूबों का मैंडेट होना चाहिए और चारों सूबों से उसको जो है वहाँ की सोच भी उसके जहन में हो पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो मेरा ख्याल है कि फेडरेशन के लिए ज़्यादा बेहतर वो हुकूमत है जो को चारों सूबों से अपना हिस्सा लेके आए, बजाय इसके कि एक ही जगह से एक ही पूरे सूबे भी नहीं, वो तो एक बेल्ट है लाहौर से पिंडी तक का जो GT रोड का बेल्ट है, वहाँ से सिर्फ अगर आए तो वो एक नैरो सोच रखने वाली हुकूमत होगी, वो ब्रॉड बेस्ड हुकूमत नहीं। ठीक है। और नबी साहब अभी ज़ाहिर जो 30 दिन है आगे चलकर क्या किसी एक मौके पर कहीं भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों का कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई मुलाकात, डायलॉग, ये इम्कान है? चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड पर वो लोग अदालत में, लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों का भी एक बड़ा बुनियादी मुतालबा था, तो मुतालबात तो तकरीबन और रिजर्वेशंस तो मिलते जुलते हैं। आप ज़ाहिर है कि हालात इस वक्त मुख्तलिफ हैं दोनों जमातों के लिए, जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, तो ऐसा कहीं कोई आप देख रहे हैं इम्कान के आखिर में पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी और पीटीआई को हम एक होता देख रहे हो, या कोई डायलॉग की सूरत हाल पैदा हो रही हो? इस स्टेज पे ये प्रीमेच्योर बात है। एक तो पीटीआई के अपना जो माजी रहा है और जो उनके तरीक़ेकार रहा है, उसमें 31 दिन में कोई इतना बड़ा चेंज तो नहीं होने वाला। अब क्या होता है पोस्ट इलेक्टोरल सिनेरियो में, और जब सबको आ जाने दें कौन कितनी सीटें लाता है, उस लिहाज से देखा जाएगा कि फिर जो पार्लियामेंट में बचेगा, पहली बात तो ये है ना कि जो पार्लियामेंट से बाहर है वो बाहर, तो उस लिहाज से फिर देखा जाएगा कि कौन किसके साथ मिलता है। और फिर बिलावल साहब ने भी ये बात कही कि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि उस एक वाक़ये में मुलव्विस नहीं थे, वो अगर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस तरह कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। फिर पीटीआई का इस वक्त जो बल्ले के निशान वाला मामला चल रहा है, इस पर आपकी राय कि ये इस वक्त मुश्किल हालात हैं उनके लिए, लेकिन अगर अगले 10, 15, 20 दिन में थोड़ी सी आसानी होती है, उन्हें बल्ले का निशान मिल जाता है, अदालती फैसला उनके हक़ में आ जाता है, जो कि 2-3 रोज़ में शायद ये मंतकी अंजाम तक जाए मामला, तो इस इलेक्शन में कहीं कोई सरप्राइज भी हमारे सामने आ सकता है? पीटीआई कोई सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर आप देख रहे हैं उसको? ये पता नहीं है, जाहिर है कि कोर्टों ने फैसला करना है और ये फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। किस तरह से होगा, क्या मिलता है उनको, बैट मिलता है नहीं मिलता, बगैर बैट के वो कितना खेल सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ही हम कोई इस पे कोई तजिया कर सकते हैं। इस वक्त उनके हालात ख़राब हैं और उस ख़राब हालात में मेरा ख्याल है कि उनको फोकस करना चाहिए अपने इलेक्शन प्रोसेस पे, बजाय इसके कि सिर्फ हर चीज़ को कोर्टों में लेके जाएं और हर चीज़ को चैलेंज करते रहें। और नवीद साहब, आप भी चूँकि एक बड़ी सियासी जमात के सीनियर रहनुमा हैं, तो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उनके इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी वाले केस पर, तो उस कंडक्ट पर आप क्या कहेंगे? वो मुनासिब कंडक्ट था एक जमात को इलेक्शन के प्रोसेस से? देखिए, पहली चीज़ तो कि इवन पीटीआई ने भी गलतियां की है ना, ये इलेक्शन नहीं कराए उन्होंने, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ थी। अब ये एटीट्यूड रखना भी तो मुनासिब नहीं है ना कि हम कानून से बाला करें। कई और चीज़ों में भी ये एक सोच थी। इनको बहुत वक्त लगा है वहाँ से जहाँ वो लाडले थे टू कम डाउन टू द अर्थ के भाई नहीं, अब हमने उन्हीं रूल्स के मुताबिक चलना है जो कि नॉर्मल पार्टी को, लाडले पार्टी को नहीं, जो मिलती हैं। तो उनको अपनी होमवर्क, अपनी सारी तैयारी उस लिहाज से करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। इस वजह से उनको लास्ट मिनट पे आखिरी 1 हफ्ते 10 दिन में जितनी भी टाइम मिला उसमें एक कार्रवाई करके उन्होंने इलेक्शन कराई। अब इस पे आप डिबेट करते फिरें कि अच्छे इलेक्शन थे, अच्छे नहीं थे, और फाइनली क्योंकि ये सारी चीज़ों का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो लेट देम डिसाइड। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती कि उनको दे दो बैट, तो या बिस्मिल्लाह आए बैट पे लड़े। अगर नहीं देती तो फिर देन तो दे हैव नो अदर फोरम, फिर तो उनको एज इट इज लड़ना पड़ेगा। क्या हमारे साथ ये नहीं हो चुका? क्या हमारे साथ निशान नहीं लिया गया? क्या हमें रातों रात नई पार्टी नहीं खड़ी करनी पड़ी? ये सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं, लेकिन यही आपको जो है पॉलिटिकली ज़्यादा अक्यूमेंट देता है और आपको मजबूत करता है। सो आए फील्ड में आए, मजबूती से आए। वी विश देम गुड लक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे थे, और एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज बड़ा जो फैसला सामने आया, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का अब ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन एक्ट में चूंकि 5 साल इसकी मुद्दत है, तो वही मुद्दत रहेगी और ताहयात कोई भी सियासतदान नाअहल नहीं होगा। ब्रेक से पहले नवीद कमर साहब ने डिटेल से इस पर अपनी राय भी दी, और उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ को होने जा रहा है, चूँकि अब उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी है और आगे इलेक्शन में वो बासानी हिस्सा ले सकते हैं। तो इस पर मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और अब आगे के लिए कितना कॉन्फिडेंट हो चुकी है? ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनकी अपनी पार्टी में इस फैसले को लेकर क्या राय पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो आज फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर मुस्लिम लीग नून इस फैसले को कैसे देख रही है, आप कैसे देख रहे हैं? कोई सियासतदान 5 साल के लिए तो नाअहल हो सकता है, लेकिन वो ताहयात नाअहल नहीं होगा, तो कैसा है फैसला सुप्रीम कोर्ट का?
मैं खुद ताहयात नायल मुझे इमरान की हुकूमत ने भी प्रोसीड किया। उससे पहले मुझे हाई कोर्ट ने जो है वो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नायल किया, जो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो गई। ये बुनियादी जो कानून है जो जिनके ऊपर सारा खड़ा होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके ही खिलाफ है कि ताहयात तो किसी को कुछ सजा नहीं दे सकते जो है टर्म की दे दें मैक्सिमम, और दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो भी नहीं है दुनिया में किसी जगह के ऊपर, बहुत कम जगह पे ये सजा है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जो है एक नाइंसाफी जो है उसको जो है वो करेक्ट किया है। और दूसरी बात है कि ये चीज़ें सिर्फ सियासतदानों के लिए हैं क्या? सियासतदानों के लिए फॉरेन पासपोर्ट लेके भी लोग रहते हैं जी, पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। We cannot get elected to आज जो है अगर हमारे खिलाफ छोटा मोटा भी कोई बात हो, अगर हमने असासों में भी कोई चीज मिस कर दी है, उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। ये इतना सख्त जो एक कानून और एक मयार जो है किसी और के लिए सियासत आएगा था। जी ठीक है खालिद साहब, तो ये अब ये बताएं कि ये जो सियासतदानों के सर पर एक तलवार लटक रही थी नाअहली की, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो तो ख़त्म हो गई है। मियां नवाज शरीफ के लिए ओवरऑल अब कहीं कोई और कानूनी मुश्किल, कोई और चैलेंज तो इस वक्त मौजूद नहीं है, या 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके लिए एक ओपन फील्ड उनको मिल चुकी है, वो बड़ी आसानी के साथ उन इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ अपने लिए अभी कहीं कोई कानूनी रुकावट को देख रहे हैं इन फ्यूचर? नहीं, अब मेरे भी ख्याल, मैं तो समझता था पहले भी कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एक प्रिंसिपल अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि अगर किसी के जहन में, जो नवाज शरीफ के तालिब लोग हैं उनके जहनों में अभी कोई इबाहम था, तो आज इबाहम वो भी दूर हो गया है। तो वो मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं है अल्लाह के फजल से उनके दोबारा मुंतखब होने के में, और साथ उनके इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनने। तो अब खालिद साहब, ये जो ज़ाहिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, जो 2018 का समीउल्ला केस का फैसला था वो भी ओवर रूल हो गया, वो भी रिवर्स हो गया, लेकिन अब उसके बाद से अब तक जो मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के या मुख्तलिफ अदालतों के प्लेटफॉर्म से, तो अब उन पर फिर इसका इतलाक़ कैसे होगा और उन सज़ाओं का फिर क्या होगा, इसके ज़रा इस पर अगर आप अपनी राय दे सकें। देखिए, जो सजाएं जो सुनाई गई थी, अगर किसी ने 5 साल की काटी हुई है तो ऑब्वियसली उसकी सजा, ये मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ में बात है, कि वो ये तस्वर किया जाएगा कि जी वो जो नाअहली 5 साल की उन्होंने काटी हुई है, और उसके बियॉन्ड नाअहली जो है उनकी एक किस्म की जो है वो ख़त्म समझी जाएगी। मेरे ज़हन में तो यही बात है। इसके अलावा और मैं समझता हूँ कि क्या पहली जो सजाएं हुई थी वो सारी उम्र भुगतते रहेंगे, ये मेरी समझ में नहीं है। बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर। ठीक है, तो खालिद साहब, अब ज़ाहिर है इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो कि ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ाहिर कर रही हैं, मुतालबात कर रही हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बात मैं आगे चलकर करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जो उनके इस वक्त हालात हैं वो सबके सामने हैं। 9 मई में जो कुछ हुआ, जो लोग मुलव्विस थे और जो मुलव्विस नहीं थे, अब उनके साथ क्या रवैया एक ही जैसा रखना है, या आगे इंतखाबात आ रहे हैं तो उनके इस मुतालबे को फिर आप कैसे आगे हल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैंने इस सिलसिले में एक ट्वीट भी किया हुआ है। मैं कल मैंने ट्वीट किया था कि अगर कानून का एक बड़ा बुनियादी असूल है कि आप अगर कोई रिलीफ मांगते हैं या इंसाफ मांगते हैं, तो उसके लिए आपको खुद भी इंसाफ करते हुए नजर आना चाहिए। कि जो चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, खुद जिसकी नफी करते हैं, और आप लोगों से वो चीज़ मांगते हैं या अदारों से वो मांगते हैं, कि कानून का जो बुनियादी जो असूल हैं, जो कानून के प्रिंसिपल्स हैं, उसके ही खिलाफ है। चलें,
अगर उन्होंने उनको कोई अब भी आज भी जो है वो उन चीज़ों को जो है जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, मियां नवाज शरीफ के जो साथी थे उनके खिलाफ हुई, अपोजिशन के खिलाफ हुई, या इन्होंने जो है उस वक्त जो 2018 के इलेक्शन में हुआ, उससे पहले धरने में हुआ, या तो ये सारी बातों की जो है माफी खिलाफी करे ना कि भाई वो गलतियां हुई हैं, तो इसलिए आइंदा सारे मिलकर बैठ के एक असूल तय कर लें कि भाई ये चीजें जो है वो होनी है और इस तरह होनी है, फिर तो ठीक है। लेकिन आप जो है अपनी बारी में हर बंदे के साथ, हर अदारे के साथ जो है ज्यादती कर चुके हैं, मुल्क के साथ, कौम के साथ ज्यादती कर चुके हैं, करप्शन की इंतहा कर चुके हैं, इलेक्शनों में धांधली कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है अब बारी आई है तो आप इंसाफ मांगते हैं, असूल मांगते हैं, बड़े सेट प्रिंसिपल्स मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले जो है उसकी पिछले गुनाहों की माफी खिलाफी करना, आइंदा जो है फिर सारे मिलकर बैठ के जो है तय कर लेते हैं क्या असूल बनाने। ठीक है, तो खास साहब इन हालात में अब ज़ाहिर है जो अदलिया है पाकिस्तान की, उसका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जुडिशरी के किरदार को इस पूरी सूरत हाल में आप फिर कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अभी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं इन केसेस से मुतालिक? मैं समझता हूँ कि तमाम अदारों से माजी के अंदर जो है वो गलती हुई है। मैं उनमें नंबर 1 पे जो है सियासतदानों को, जो मेरी अपनी बरादरी है, उनको जो है कसूरवार ठहराता हूँ कि इन्होंने पिछले 75 साल में जो है दावत गुनाह जो है हम सियासतदानों ने की, फिर उस गुनाह जो है सवाब जो है वो अदलिया ने कर दिया। तो उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे फौज आती है कि जिन्होंने उन गुनाह और सवाब के दोनों चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठाया है 75 साल में। जी ठीक है, तो अब खालिद साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो तर्ज सियासत है, इलेक्शन की तैयारी हम देखें तो बिलावल भुट्टो अपने हर जलसे में, अपनी हर कॉर्नर मीटिंग में, हर वर्कर कन्वेंशन से खिताब में वो मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को, पुरानी हुकूमतों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नून लीग की तरफ से हम कोई जवाबी वार ऐसा या कोई जवाब ऐसा नहीं देख रहे जो कि इस सूरत हाल को थोड़ा बैलेंस कर सके, तो ये क्या नून लीग की स्ट्रेटजी है कि ज़रा हल्का हाथ रखना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? इस बात से उनकी तसल्ली होती है तो 100 दफ़ा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जवाब देने की क्या जरूरत है। देखिए मैंने किसी के साथ जो है ना 4 दिन भी को अच्छे गुजारे हो ना, तो मैं उसके खिलाफ बोलते हुए 100 दफ़ा सोचूंगा। बस मुझे इतना ही कहना मतलब है कि 16 महीने इकट्ठे मिलकर हुकूमत की है और उस हुकूमत में मैं भी शामिल था, मुझे पता है किस तरह की हुकूमत हुई है और किसने किस तरह की हुकूमत की है। तो मैं अच्छा नहीं लगता, मैं इस लोगों के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा हो उनके मुतालिक मैं कोई गलत बात कम अपने मुतालिक तो ये कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उन पर इल्ज़ामात भी लगा रही है उनकी जमात पर, तो वो कोई ऐसी जवाबी बात नहीं करेंगे, चूँकि माजी में इत्तेहादी रह चुके हैं। और हमने भी देखा था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत थी उसमें कोई 12-13 जमातें थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बड़ी तारीफ़ें की शहबाज शरीफ साहब की, और लेकिन जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, जैसे इलेक्शन का बिगल बजा, तो उसके बाद हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें अक्सरियती हिस्सा इस पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून पर, उनकी पॉलिसीज़ पर, पीडीएम की हुकूमत में जितने फैसले हुए उस पर भी तनकीद की जाती है और उसमें बड़ा स्टेक होल्डर नून लीग को ही करार दिया जाता है। और जो माजी में महंगाई रही या बेरोज़गारी रही या जो हालात की ख़राबी रही, उसका ज़िम्मेदार भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में मुस्लिम लीग नून को और उसकी क़यादत को ही ठहरा रही है। लेकिन नून लीग की जानिब से अभी तक कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जा रहा कि हालात मज़ीद तलखी की तरफ या कशीदगी की तरफ जाएँ। तो अब देखते हैं कि नून लीग की स्ट्रेटजी आगे कितनी कामयाब रहती है, कहाँ तक चलती है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और वजारत ख़जाना की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कई ऐसे इंकशाफात हैं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने 2021 और 2022 का जो माली साल था उसमें कितने 100 अरब रुपए का माली खसारा बर्दाश्त किया है। सिर्फ 31 ये सरकारी कमर्शियल इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को 730 अरब का नुकसान पहुँचाया है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला इदारा है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और इसका खसारा या नुकसान जो रहा वो 168 अरब
अरब 50 करोड़ रुपए का रहा। तो ये इदारा टॉप पर रहा। और उसके बाद फिर पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी पेस्को है, जिसको 102 अरब का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का नंबर इस लिस्ट में तीसरा है, जिसके नुकसान का तखमीना तकरीबन 97.5 अरब रुपए लगाया गया है। अब ये जो नुकसान मुस्तकिल पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है मुख्तलिफ इदारों के खसारों की सूरत में, ये किस तरह रिकवर किया जा सकता है, और अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो पाकिस्तान कितना कर्जों के बोझ तले दबता जाएगा, और फिर इन इदारों को दोबारा से चलाने का कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई मैकेनिज्म मौजूद है या नहीं है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, ये जो कुल मिलाकर सिर्फ एक साल में पाकिस्तान के खजाने को 730 अरब का नुकसान हुआ है, अगर हम इसमें एक और साल को ऐड कर लें तो ये तो बात ट्रिलियंस में चली जाती है। फिर हर साल पाकिस्तान अगर इस तरह से नुकसान उठाता रहेगा, ये इदारे इसी तरह पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ बने रहेंगे, तो आगे सूरत हाल आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत में? और इस रिपोर्ट पर पहले अपने कमेंट्स दीजिएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत मुझे लेने के लिए। देखें, ये तो ट्रिलियन की आप बात करें, ट्रिलियन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये तो एक साल का जो है खसारा है, और अगर आप ओवर द पीरियड देखें, पिछले 15 साल लगा लें, आप 10 साल एटलीस्ट लगा लें, तो ट्रिलियन में तो ऑलरेडी आप जा चुके हैं लॉसेस में। तो और दूसरा तीन चार इसके इश्यूज हैं जो SOEs हैं। एक तो ये कि इनका खसारा है डायरेक्ट, जो कि आपको नज़र आता है कि डायरेक्ट जो है लॉस कर रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि सब्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। अगर आप देखें सब्सिडी का अमाउंट भी इसमें आ रहा होगा कि सब्सिडी कितनी दी गई है एक साल में, 70-80 बिलियन की सब्सिडीज़, 730 अरब का खसारा, और फिर कर्जे भी मिलते हैं इनको, इन सारी SOEs को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी कोई 80-90 अरब का कर्जा भी दिया जाता है। और चौथा सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस क्या होता है? एक तो देखें फाइनेंशियल लॉस होता है, आपको उनकी बुक्स पे नज़र आता है, उनके जो अकाउंट्स होते हैं उस पर नज़र आता है इतना जो है लॉस हुआ है। उसके अलावा जो उसका इम्पैक्ट है पब्लिक सर्विस पे, डिलीवरी पे, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जो है वो नहीं है उनके पास, और उसको चलाने के जो मसले हैं वो अलग हैं, और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे वो आप कैलकुलेट इतने आराम से नहीं कर सकते। लेकिन इकोनॉमिक लॉस होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं PIA की बात करता हूँ, PIA का फाइनेंशियल लॉस तो है अच्छा खासा, और उसके कर्जे भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस उसको अगर सब्सिडीज भी मिलती हैं, उसको सपोर्ट भी मिलती है, वो अलग है। उसके अलावा PIA ने अगर पूरे एविएशन इंडस्ट्री को जो है इनएफिशिएंट किया हुआ है, या एविएशन इंडस्ट्री जो है अपनी प्रोडक्टिविटी में नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा लॉस है ना। ह्यूमन रिसोर्स जो है वहाँ पे सही से इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, अगर तो ज़बरदस्ती से आप चला रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट उसका इकोनॉमिक वैल्यू पे आ रहा है, जो आपकी जो है वो लूज हो रही है बिकॉज ऑफ PIA। तो देखें, ये इकोनॉमिक जो वैल्यू है ना, ये ज़्यादा बड़ा आंसर है बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट लॉस देंगे, वो तो है ही। मेरे ख्याल में इसको जितना जल्दी हम कंटेन कर सकें, इसकी एक स्ट्रैटेजी बन सके, आउट ऑफ द वे करना, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा, और क्लब करके एंटिटीज को जो है आपको बंद करना पड़ेगा, या फिर इसको इन्वेस्टर्स को $1 पे या ₹1 पे देना पड़ेगा कि आप आके चलाएं और इसमें मैनेजमेंट लें और इसको ठीक करें। और इसके बाद अगर जैसे पाकिस्तान स्टील की बात हो रही है, तो उसमें अगर जगह ही नहीं है उसको चलाने की, या वो उस काबिल ही नहीं है कि उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, और अब जो है नई जो स्टील मिल लगती है वो उससे डबल ट्रिपल कैपेसिटी पे जो लग सकती है, वो उससे आधी ऐसे भी कम कॉस्ट पे लग सकती है, वो तो फिजिबल ही नहीं है ना चलाना। तो ये इन्वेस्टर पे छोड़ें, ये एडवाइजर्स पे छोड़ें, वो काम करें, और प्रोफेशनल जो अप्रोच आप अपनाएं, तभी आगे मुल्क जो है यहाँ से चल सकेगा, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड होगी और बेहतरी होगी। जितनी लीन गवर्नमेंट होगी, जितना कम गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी, जितना कम गवर्नमेंट के फुटप्रिंट्स होंगे, उतना ज़्यादा जो है अब दुनिया में पब्लिक सर्विस जो है वो बेहतर हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन खुद अब ये जो इस वक्त ये लॉस है, एक डायरेक्ट लॉस और एक इकोनॉमिक लॉस, तो ये इसकी अब डायरेक्ट जिम्मेदारी किसकी है? जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, क्या उसका फोकस नहीं है, उसके इल्म में नहीं है कि ये लॉस किस हद तक बढ़ता जा रहा है और ओवर द पीरियड इसमें इजाफा हो रहा है? इसको कम करने के लिए जो स्टेप ज़रूरी थे, क्या वो नहीं उठाए जा रहे? गवर्नमेंट्स तो मुस्तकिल पिछले हमने जो सेकेंड लास्ट गवर्नमेंट थी उसको अपने टेन्योर्स पूरे करते देखें। जी देखें, जो हुकूमत वक्त होती है ये उसकी जिम्मेदारी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो बैठता है टॉप पे, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट जो होती है नीचे, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो जो स्टेट अफेयर्स हैं मुल्क के, वो कैसे चलते हैं, फाइनेंसेस कैसे चलते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है, पॉलिसीज़ कैसे रन होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये सारा जो है जो भी हुकूमत वक्त होती है उसका काम होता है। मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि एक मिनिस्ट्री बैठ के फैसला करती है, मिनिस्ट्री फैसला नहीं करती, मिनिस्ट्री सिर्फ उसको चलाती है या नहीं चलाती। तो आप बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जो आती है, हुकूमत वक्त जो होती है, उसका काम होता है
कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, कॉस्ट कम हो, ओवरऑल बिजनेसेस की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी में और इंक्लूसिव अप्रोच हो। तो ये सारा जो होता है हुकूमत वक्त का काम होता है, ये किसी एक मिनिस्ट्री को आप जो है ना नहीं ठहरा सकते रिस्पॉन्सिबल। और कौन साहब, ये अब जो खसारे जो नुकसान ये माजी में हो चुके हैं, अब अगर इसको मिनिमम लेवल पर लाना है या इनको रिकवर करना है, अब उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी हो? चूँकि इस जो पिछले चंद एक महीने गुजरे उसमें हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक मैक्रो लेवल पर उसमें अच्छी खबरें ये भी आई, SIFC का उसमें फॉर्मेशन हुई, उसमें और दूसरे कहीं बेहतर हमने माशी इशारे देखे। तो ये अगर लॉस अपनी जगह पर इस तरह से रहेगा तो फिर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो भी ज़ाहिर मुतासिर होगी, या वो उस स्पीड से नहीं हो सकेगी कि जितनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप 1 खरब रुपया इस तरफ झोंक देंगे तो आप फिर उसको प्रोडक्टिव यूज नहीं कर सकते ना। उसको आपने हेल्थ में लगाना है, एजुकेशन में लगाना है, फूड सिक्योरिटी में लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन मास ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगर करनी है, आवाम को जो है फ़ायदा देना है या एनर्जी को ठीक करना है, तो ये तो फिर इस तरफ नहीं आ सकेगा क्योंकि टैक्स पेयर से आप पैसा इतना ले नहीं पा रहे हैं, ना सिर्फ उनसे टैक्स ले रहे हैं जहाँ से लेना चाहिए। तो डेफिनेटली ये खसारा जो है वो पूरी इकोनॉमी पे जो है वो एक बर्डन रहेगा और कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है मैं ये कहूँगा कि आप एसओईज की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए और एक सनसेट स्ट्रैटेजी से कहते हैं ना कि आप आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएं। और उसमें देखें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अगर 5 बड़े हाथी हैं, मिसाल के PIA है, रेलवेज है या फिर जो है स्टील मिल है या इस तरह के और जो है इदारे हैं, तो 2 तरीके से हो सकता है। या तो अपफ्रंट जो है आप बंद करें या किसी को $1 1 रुपए में दे दें, जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे नहीं हो सकता उसकी एक ग्रेजुअल स्ट्रैटेजी होगी, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर आएगा, आहिस्ता को बेहतर करेगा। लेकिन प्लान हो ना, कुछ नजर आए ना, कुछ एक्टिविटी हो। अभी ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बट ओवरऑल उसके देखिए ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज बहुत हैं। तो ये बैठ के ना सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा जो डिसीजन मेकर्स हैं, और उनको ये कहते हैं कि उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम इसको ठीक करते हैं, आगे कुछ भी होगा देखा जाएगा। अभी इस वक्त मुल्क की जो है ना हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे ये हमें 1 खरब रुपए का जो है वो खसारा बचाना है। आप यकीन करें कि आप एक प्लान लेकर आएंगे ना, 6 महीने 8 महीने साल में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये देखें विल की बात है, अगर किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया तो नहीं किया, अगर किसी कोई करना चाहती थी तो 1 साल 1.5 साल में आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, ये हुआ है, आप देख लें उठा के हिस्ट्री। सही। और खुर्रम साहब, अब दिलचस्प बात ये है कि आगे जो भी हुकूमत आएगी के बाद जो भी मुंतखब हुकूमत होगी वो तमाम वही पार्टियां हैं जो कि माजी में पाकिस्तान पर हुकूमतें करती रही हैं, और उनके दौर में हमने इस तरह की कोई प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटजी कोई खास उस पर इंप्लीमेंट होता नहीं देखा। तो ये कितना चैलेंजिंग होगा, कितना लॉन्ग टर्म होगा अगर सिर्फ इनिशियली 5-6 इदारों को भी आप प्राइवेटाइज करने जाते हैं, क्योंकि जो भी आपकी अपोजिशन जमात होती है फिर वो हर्डल्स क्रिएट करती है। देखिए मेरे ख्याल में जो है ना कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स ना करें, जिससे सबको नुकसान होता है और एक्चुअली मुल्क को भी नुकसान होता है। उसमें प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा जो है फैक्टर है, और मैं समझूंगा कि ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया और हुआ भी। अगर आप पिछला जो है वो देख लें निज़ाम, तो उसमें अगर आप ये देखें कि पिछले 2013 से 17 के बीच में अगर आप देखें तो कुछ प्राइवेटाइजेशन हुई, कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शन हुई और कुछ जो है स्ट्रेटेजिक हुई। फिर 2019 के बाद 1-2 ऐसी हुई जिसमें स्ट्रेटेजिक नेचर की थी, अभी एक फाइनलाइज हुई है जो कि 2 साल पहले हो चुकी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विल की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया तो अब नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं और करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो हुकूमत अपने लिए चैलेंज क्रिएट कर देगी और अपने लिए सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे हालात हो चुके हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी डिसीजन तो एक सेकेंडरी चीज़ है, देख लेंगे इसको आगे, अभी फिलहाल जो है ना वो पॉपुलिस्ट डिसीजन लेते हैं। ये अब गवर्नमेंट कोई भी अगर पार्टी आती है या कोलिशन आती है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो ये करना पड़ेगा हर हाल में, और डेफिनेटली सारे स्टेक होल्डर्स का एक बायन आता है तो फिर ये लाजिम हो जाता है। तो खुर्रम साहब, अगर कोई हुकूमत होती है और इसके इनिशियल स्टेप्स लेती है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या ओवरऑल पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ेंगे इकोनॉमिकली? क्या ये एक अनपॉपुलर स्टेप्स होगा? क्या वक्ती मुश्किलात आ सकती हैं इसमें? नहीं, मुश्किलात कैसी, अनपॉपुलर क्यों होगा? वो देखें, बात ये है कि अगर आप इदारों को ठीक करते हैं, इदारों को सही करके बेचते हैं या रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जो कि जो लूजिंग एंड पे होते हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है लूजिंग एंड बहुत छोटा है और जो बेनिफिटिंग एंड है या जो जिसको फायदा होगा वो मुल्क है पूरा। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि जी कुछ
एम्प्लॉयमेंट की वजह से, कुछ लेबर यूनियंस की वजह से आप पूरे मुल्क को दाव पे लगा दें और पूरा मुल्क सफ़र कर रहा हो, पूरा मुल्क को महंगाई मिल रही हो, पूरे मुल्क को जो है वो पब्लिक सर्विस ना मिल रही हो बेहतर, पूरे मुल्क के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा हो और एक तरफ आप जो है नुकसान करते रहें, तो ये मेरे ख्याल में लूजर्स होते हैं, लेकिन वो लूजिंग एंड जो है ना वो छोटा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।